Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, आज हम जो हमारी सीरीज़ चली हुई है टाइम एंड टेंस, उसी सीरीज़ की एक और कड़ी पार्ट 13 को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपके पार्ट 12 हो चुके हैं जिसमें 12 आपके टेंसेस हो चुके हैं। तो आज जो पार्ट 13 है इसमें हम जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनको कहते हैं, आज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या पहचान है इन सेंटेंसेस की? जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, ऑर्डर यानी आदेश, कमांड भी कह सकते हैं आप, एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी सुझाव, बेगिंग भीख मांगना, फॉरबिड मना करना, अर्ज याचना करना आदि का भाव होता है। इनमें से किसी का भाव हो सकता है, वो रिक्वेस्ट का भी हो सकता है, ऑर्डर का भी हो सकता है, ऑर्डर को हम कमांडिंग भी कहते हैं, एडवाइस की भी का भाव हो सकता है, उसमें सजेशन का भाव हो सकता है, उसमें बेगिंग का भाव हो सकता है, उसमें अर्ज करना हो सकता है, और स्टूडेंट्स उसमें फॉरबिड यानी मना करना हो सकता है। तो इनमें से किसी का भी भाव होता है तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक कंडीशन जो उसकी पहचान की और क्या है स्टूडेंट्स, कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है और कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, केवल और केवल एक सब्जेक्ट होता है यू, और वो भी दिया नहीं होता बल्कि वो सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा होता है। तो पहचान ये हो जाएगी कि जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, बेगिंग, फॉरबिड, अर्ज आदि का भाव होता है और सब्जेक्ट यू छिपा होता है, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें से कोई सा भी भाव हो सकता है और निश्चित रूप से उस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यू, और वह भी दिया हुआ नहीं होगा बल्कि वह सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होगा। तो ये भी पहचान हम सीधी सी बता सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसका मतलब कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता। कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उसमें क्या होगा? उसमें सब्जेक्ट यू छिपा होगा, और सब्जेक्ट यू छिपा होने के साथ साथ इनमें से कोई सा भी भाव दिया हो, चाहे वो रिक्वेस्ट का हो, चाहे वो ऑर्डर का हो, चाहे वो कमांडिंग का हो, चाहे वो एडवाइस का हो, सजेशन का हो, फॉरबिड का हो, या बेगिंग का हो, या अर्ज का हो। इनमें से कोई भी उनमें से सेंस हो सकती है, सेंटेंस में कोई भी एक भाव हो सकता है और सब्जेक्ट यू छिपा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसकी यदि हम एक एग्जांपल लेकर के देखें तो उससे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपके सामने और इसमें आप देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट है। देखिए, जैसे सेंटेंस ये है, अपना समय नष्ट न करें, या ये हो सकता है अपने समय का सदैव सदुपयोग करो। अब देखिए, अपना समय नष्ट न करें, इसमें एक तरह से एडवाइस दी गई है। अपने समय का सदैव उपयोग करें, एक तरह से एडवाइस दी गई। इसमें हम ये भी कह सकते हैं अपना समय नष्ट ना करें, तो ये समय नष्ट करने से फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है। और इसमें अपने समय का सदैव उपयोग करें, एक आपको अच्छी सलाह दी गई है, आपको एक एडवाइस दी गई है। दोनों कंडीशन में किसको कहा गया है? इसमें भी यदि हम देखें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपना समय नष्ट ना करें तो किसको कहा गया है? यू को कहा गया है। तो सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। इसमें कहा अपने समय का सदैव सदुपयोग करें। यहाँ किसको कहा गया है? यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसको कहा गया है? यू को कहा गया है। तो दोनों कंडीशन में यानी दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है और रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या इनमें से किसी भी सेंस, कोई सी भी सेंस दी होती है तो उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। अब स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस दो ही तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकते इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस दो ही तरह के होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं या फिर वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए हम क्या करेंगे और नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं इसके
आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसलिए इन सेंटेंसेस में किसी भी सब्जेक्ट का हम जब ट्रांसलेट करते हैं इनको, किसी भी सब्जेक्ट का हम प्रयोग नहीं करते। क्योंकि सेंटेंस में प्रार्थना का भाव होता है, तो इसलिए सेंटेंस में प्लीज़ दिया हो सकता है, कृपया दिया हो सकता है, या कृपा करके दिया हो सकता है। यदि सेंटेंस में कृपया दिया हुआ है तो हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस में कृपा करके दिया हो तब हम काइंडली का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। यदि उसमें दिया है कृपया तो कृपया के लिए हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं, यदि उसमें दिया है कृपा करके तब हम यूज़ करते हैं काइंडली का। सेंटेंस में हमेशा दिया हो सकता है, सेंटेंस में सदैव दिया हो सकता है। तो यदि सेंटेंस में सदैव दिया हुआ है, यदि हमेशा दिया है, तो तब हम ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यानी स्टार्टिंग में ही वर्ब आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यदि सेंटेंस में कृपया दिया हुआ है तो प्लीज़ शुरू में आ जाएगा, कृपा करके दिया हुआ है तो काइंडली शुरू में आ जाएगा, और यदि हमेशा या सदैव दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ऑलवेज शुरू में आ जाएगा, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रिमेनिंग पार्ट, और इन सेंटेंसेस के बाद में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है? यदि सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली या ऑलवेज कोई सा नहीं दिया हुआ तो फिर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट भी कई बार सेंटेंस में नहीं दिए होते, तो सेंटेंस केवल कभी कभी एक ही शब्द का होता है, वो वर्ब होती है, तो वही सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया सिट डाउन, तो उसमें ना तो प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज दिया हुआ है, ना ही ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक शब्द दिया है वर्ब। तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, चूँकि सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। सिट डाउन किसको कहा गया है? यू, यानी सामने जो है, सामने वाले को कहा गया है, तो आदेश दिया गया है उसको, या उससे रिक्वेस्ट की गई है, उससे प्रार्थना की गई है। तो इस तरह से, तो सबसे पहले यदि उसमें कृपया दिया हुआ है तो प्लीज़, और कृपा करके दिया हुआ है तो काइंडली, और यदि ऑलवेज यूज़ तब करेंगे यदि उसमें हमेशा या सदैव दिया गया हो। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अपना कार्य हमेशा समय पर करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? ऑलवेज। और क्या है? करो, वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म, तो ऑलवेज डू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसलिए इन सेंटेंसेस में पोसेसिव केस के रूप में हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? यू के साथ योवर का यूज़ होता है। तो हमेशा हम योवर का यूज़ करेंगे, और यदि स्वयं खुद अपने आप दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम योवर सेल्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें और किसी सब्जेक्ट की संभावना ही नहीं होती, केवल संभावना किसकी है? ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट यू इज हिडन। सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ऑलवेज डू योर वर्क इन टाइम। तो योर वर्क, अपना कार्य। अब देखिए, यदि सब्जेक्ट ही होता तो हिज वर्क हो जाता, सी होता हर वर्क हो जाता, आई होता माई वर्क हो जाता, वी होता आवर वर्क हो जाता, लेकिन ये तो गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट होगा यू। तो इसलिए हम हमेशा पोसेसिव केस के रूप में योर का यूज़ करते हैं। एक और देखिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपना कार्य हमेशा समय पर करो, यहाँ क्या थी? एडवाइस या सजेशन था। कृपया मेरी सहायता कीजिए, यहाँ क्या है? रिक्वेस्ट है। तो कृपया के लिए हम क्या हो जाएगा? प्लीज़ लगा देंगे स्टार्टिंग में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ हेल्प मी। इसी तरह से यदि सेंटेंस में कृपा करके दिया हो तो देखिए, कृपा करके
मेरी छुट्टी मंजूर कर दें। तो अब कृपा करके के लिए हम क्या लगाएंगे? काइंडली ग्रांट मी लीव। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना है कि सेंटेंस में यदि कृपया दिया हुआ है तो आप लगाएंगे प्लीज़, और यदि कृपा करके दिया हुआ है तो फिर आप लगाएंगे काइंडली। अब स्टूडेंट्स इनमें से यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है कोई सा भी, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा। जैसे ये है, सच बोलो। अब ये क्या है? एक तरह का ऑर्डर हो गया, तो क्या हो जाएगा? स्पीक द ट्रुथ। अब चूंकि इसमें कोई भी शब्द नहीं दिया हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाता है। तो यदि कृपया दिया है तो प्लीज़ आ जाएगा शुरू में, कृपा करके दिया काइंडली आ जाएगा, हमेशा या सदैव दिया हुआ है ऑलवेज शुरू में आ जाएगा, और यदि इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक रिक्वेस्ट, ये एक एडवाइस है, और इस एडवाइस को देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा? समय पर दवाइयाँ लें, तो क्या हो जाएगा? टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। इसमें से कोई भी नहीं दिया, ना प्लीज़ ना काइंडली, बस सीधा सी किससे शुरू हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यदि प्लीज़ काइंडली ऑलवेज कुछ नहीं दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और सीधा एक भी हो सकता है, ये हो जाए, देखिए ये सेंटेंस होता है, चुप रहो, तो क्या हो सकता है? शट अप। ये भी हो सकता है, या कीप साइलेंट। अब चुप रहो के लिए आप शट अप भी कह सकते हैं और कीप साइलेंट भी कह सकते हैं। अब यदि हम शट अप कहेंगे तो केवल एक ही वर्ड है, कीप साइलेंट कहेंगे तो दो वर्ड हो जाएगा। तो केवल खाली एक वर्ब भी जो है इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंसेज में एक वर्ब भी, यानी एक वर्ड भी अपने आप में सेंटेंस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे? तो इम्पेरेटिव में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो सेंटेंस कौन से होते हैं? एक तो सेंटेंस वो होते हैं जिनमें मत दिया होता है या ना दिया होता है, और जो दूसरे होते हैं उसमें कभी मत दिया होता है या कभी ना दिया होता है। तो इस कंडीशन में हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डोंट। और डोंट किसका होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होती है डू नोट की। तो डू नोट की शॉर्ट फॉर्म को हम डोंट कहते हैं। और यदि कभी मत या कभी ना दिया हो तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? नेवर का यूज़ करते हैं। दोनों कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा? दोनों कंडीशन में ही सेंटेंस में या तो मत दिया हो डोंट का यूज़ होगा, कभी मत दिया हो तो नेवर का यूज़ होगा, और दोनों ही कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे? सेंटेंस के शुरू में डोंट या नेवर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट, और बाद में फुल स्टॉप। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि डोंट और नेवर भी दिया होता है, यानी कभी मत या मत भी दिया होता है, और इनमें से भी ऑलवेज या प्लीज़ या काइंडली कुछ दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि वो वर्ड दिए होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है कि उनको सेंटेंस के बाद में यूज़ करें। शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में यूज़ करना उतना अच्छा नहीं होता है। देखिएगा एग्जाम्पल से, हमेशा आग से मत खेलो, तो क्या हो जाएगा? डोंट प्ले विद फायर ऑलवेज। और यदि ये हो जाए आग से कभी मत खेलो, आग से कभी मत खेलो, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अब कभी मत आया है तो कभी मत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेवर। तो क्या हो जाएगा? नेवर
प्ले विद फायर, नेवर प्ले विद फायर। तो यदि मत दिया होता है, यहाँ मत दिया था केवल, हमेशा आग से मत खेलो, तो मत दिया हुआ है तो हम डोंट यूज़ करते हैं। डोंट क्या है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म को हम डोंट कहते हैं। और यदि उसमें कभी मत दिया है तो फिर हम नेवर का यूज़ करते हैं। नेवर मीन्स कभी मत होता है, तो नेवर प्ले विद फायर, आग से कभी मत खेलो। डोंट प्ले विद फायर ऑलवेज, आग से हमेशा मत खेलो या हमेशा आग से मत खेलो। इसी तरह से नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई। और यदि ये हो जाए कमज़ोर या गरीब को कभी मत सताओ, तो क्या हो जाएगा, नेवर टीज द पुअर, नेवर टीज द पुअर। इस तरह से आपका सेंटेंस नेगेटिव है। अब वो मत से शुरू हो रहा है, यदि उसमें मत दिया हुआ है तो आप डोंट का यूज़ करेंगे, और यदि उसमें कभी मत दिया है तो उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं, नेवर का यूज़ करते हैं। तो आपके नेगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक में मत दिया होगा उसमें डोंट यूज़ किया जाता है, दूसरे में कभी मत दिया होता है उसमें हम नेवर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये व्यवहारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, स्पेशली जो स्पीकिंग होती है इंग्लिश में, वो स्पीकिंग में बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। क्योंकि स्पीकिंग जो होती है, स्पीकिंग में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंसेस जो है, और आगे चल करके जब आप इनके एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करेंगे, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बात करेंगे, यानी उनको चेंज करना शुरू करेंगे, तो उस कंडीशंस में एक्टिव पैसिव के भी लिए भी इम्पेरेटिव के लिए अलग से रूल्स डिसाइड किए हुए हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इनके लिए अलग से रूल्स डिसाइड किए हुए हैं। तो इसलिए ग्रामेटिकली रूप में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो छोटा टॉपिक था, बहुत ईजी समझने के लिए। तो ये आपके आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और जितना आप संभव है, जितना आप कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो और दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। बिकॉज स्टूडेंट, दीज वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा सके, अपनी प्रिपरेशन कर सके और ज्ञान अर्जित कर सके। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स की पहुंच तक ये पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।